नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। आज देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश की लखीमपुर खीरी जिले की गोला गोकर्णनाथ सीट पर भी वोटिंग हो रही है। 4 बजे तक की अगर बात करें तो 44% अभी तक मतदान हुआ है और इस दौरान सपा ने बीजेपी पर कई जगहों पर पोलिंग स्टेशन पर बूथ कैप्चरिंग कर सपा के वोटर्स, बूथ प्रभारियों और एजेंटों को भगाने का गंभीर आरोप लगाया है और चुनाव आयोग से निष्पक्ष मतदान कराने की मांग की। इस सीट पर मुकाबले की बात करें तो इस बार मुकाबला बीजेपी के अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी और सपा के विनय तिवारी के बीच में है। स्वर्गीय अरविंद गिरी इस विधानसभा सीट से 5 बार विधायक रह चुके, लेकिन उनके निधन से ये सीट खाली हुई और अब उनके बेटे यहाँ पर चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं और यहाँ पर सिंपैथी फैक्टर भी काम करेगा, इस तरीके की संभावना जताई जा रही है। वहीं सपा प्रत्याशी विनय तिवारी ने 2022 के चुनाव में बीजेपी को अच्छी टक्कर देते हुए 97,000 से ज्यादा वोट हासिल किए थे, जबकि अरविंद गिरी को 1,26,000 से ज्यादा वोट मिले। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो यहाँ पर जातीय समीकरण भी थोड़ा आपको समझाना चाहेंगे। इस सीट पर सभी जातियों का लगभग वोटर है और ओबीसी में आने वाली कुर्मी और मुसलमानों का वोट यहाँ पर सबसे ज्यादा है। आमतौर पर यूपी में ये देखा गया है कि कुर्मी बीजेपी के साथ है और मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट देते आ रहे हैं। इस चुनाव में बसपा और कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं है, तो ऐसे में मुस्लिमों का एक मुश्त सपा के खाते में जाने की उम्मीद यहाँ पर लगाई जा रही है और वहीं बीजेपी के सामने सीट को बचाने की भी चुनौती है। तो वहीं इस सीट पर सपा के लिए जीत संजीवनी तलाशने जैसा है और यूपी की राजनीति में इस चुनाव के क्या मायने, आज इसी पर हम बात करेंगे और साथ ही साथ हम अपडेट भी लेंगे कि इस वक्त कितना फीसदी वोट परसेंट जो है वो हो चुका है और क्या अभी भी उतना ही उत्साह वोटर्स में दिखाई दे रहा है जितना सुबह के वक्त दिखाई दे रहा था और कितना फीसदी तक वोट परसेंट इस बार पहुंच सकता है। पिछले बार की जानकारी आपको दे दें कि 65% वोट जो है इस सीट पर पड़े थे, लेकिन इस बार देखना होगा कि क्या ये आंकड़ा वहां तक पहुंचेगा या इससे कम रहेगा या इसको पार कर जाएगा। इसके अलावा इस चुनाव के दोनों ही दलों के लिए क्या मायने हैं, कांग्रेस बसपा का इस चुनाव में ना होना किस पार्टी के लिए फायदेमंद हो सकता है, एक जातीय समीकरण यहाँ पर आपको हम समझाना चाहेंगे कि किस तरीके से जातिगत समीकरण को यहाँ पर साधा गया है दोनों दलों की तरफ से, उसका क्या फायदा हो सकता है। तो ग्राफिक्स के जरिए उस पर भी एक नजर डालते हैं। इस सीट पर सभी जातियों का वोट है, सभी जाति के वोटर्स हैं। इसमें पिछड़ी जातियां करीब 1,46,000 हैं और इसके अलावा आपको बता दें कि जबकि दलित 1,27,000, मुस्लिम 75,000 के करीब है। दलितों के अलावा कुर्मी और ब्राह्मण मतदाताओं का भी अच्छा खासा प्रभाव इस सीट पर है। मुस्लिम वोटर अहम भूमिका यहाँ अदा करते हैं। कुर्मी और मुसलमानों का वोट सबसे ज्यादा है और ये देखा गया है कि कुर्मी हमेशा बीजेपी के साथ रहा है। ये समाज मुस्लिम समाजवादी पार्टी को वोट देता आया, लेकिन इससे पहले जो 2 लोकसभा उपचुनाव हुए उसमें थोड़ा बहुत समीकरण यहाँ पर बदला है। तो क्या वही बदला हुआ समीकरण यहाँ पर भी काम करेगा? हालांकि यहाँ पर पिछले बार कांग्रेस बसपा भी मैदान में थे, इस बार वो मैदान में नहीं है, तो उनका वोट परसेंट अब किसके खाते में जाएगा ये भी देखने वाली बात होगी। और सुबह से वोटिंग लगातार जारी है, 4 बजे तक 44% वोट परसेंट होने की अभी तक जानकारी मिली है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए फिलहाल हमारे साथ लखीमपुर खीरी से संवाददाता मोहम्मद लेक जुड़ गए हैं और राजनीतिक विश्लेषक अरविंद जयतिलक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। और वहीं हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता केसी जैन भी जुड़ गए हैं। केसी जैन जी नमस्कार, स्वागत है आपका भी खबर फास्ट पर। और जल्दी हम रिपोर्टर से भी जुड़ेंगे, जानेंगे, लेकिन सबसे पहले तो यहाँ पर केसी जैन जी आप ही के पास आना चाहूंगी। वोटिंग चल रही है, 44% अभी तक जो है मतदान हो पाया है, 4 बजे तक का आंकड़ा मेरे पास है। लेकिन इस बीच हमने देखा सुबह के वक्त समाजवादी पार्टी की तरफ से कई गंभीर आरोप लगाए गए बीजेपी पर कि बीजेपी ने बहुत सारे बूथों पर कैप्चरिंग करके वहां पर जो बीजेपी के प्रभारी थे उनके वोटर्स तक को भगा दिया, उनके एजेंटों को भगा दिया। केसी जैन जी, देखिए, जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं गोला गोकर्णनाथ से, और देखिए पूरे भारत देश में 6 राज्यों की 7 सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं। इसमें बिहार की 2 सीटें हैं, बाकी अन्य राज्यों की 1-1, 2-2 सीटें। तो ऐसे
तक उत्तर प्रदेश की सीट का उपचुनाव का मामला है, तो जब भी समाजवादी पार्टी अपने को हारता हुआ पाती है तो कहीं पे बताती है कि वोटिंग मशीन काम नहीं कर रही है, और ईवीएम मशीन पे कभी वो आरोप पड़ते हैं, कभी कहते हैं ईवीएम मशीन हैक हो गई, और चाहे उपचुनाव हो चाहे मेन चुनाव। अभी देखिए, जब समाजवादी पार्टी चुनाव हारी, 2022 का इलेक्शन उत्तर प्रदेश में हारी, तब भी उन्होंने इसी तरीके के आरोप लगाए कि ईवीएम मशीन हैक हो गई और इसलिए हम हार गए। फिर ये भी आरोप लगाया कि जहाँ पे ईवीएम मशीन रखी हुई थी वहाँ पे छेड़छाड़ की गई, जबकि ऐसा जांच पे भी ना तो कुछ ऐसा पाया गया। और जो मशीनें लेकर के जा रहे थे चुनाव अधिकारी, जो कि निष्प्रयोज्य मशीनें थी, क्योंकि कहीं पर भी अगर मशीनें कहीं पे काम कर रही हैं, अगर अचानक मशीनें खराब हो जाए तो मशीनों को चेंज भी किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे इतनी जल्दी वो ठीक होने की स्थितियों में नहीं होती। अगर सामान्य गड़बड़ियां हैं कोई तब तो ठीक हो जाती हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा मशीनें चुनाव आयोग रखता है और उनकी सबकी नंबरिंग होती है, और जो भी बूथ के पदाधिकारी होते हैं, हर एक पार्टी के बूथ के पदाधिकारी होते हैं, उनके सामने मशीन को सील किया जाता है, उनके सामने मशीन को खोला जाता है। तो ऐसे में जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनको ये पता है कि उनकी हार बिल्कुल तय है, और भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव वहां से जीत रही है, इसलिए उनकी मजबूरी इस तरीके के आरोप लगाना। लेकिन आप देखिए, जब मुख्य चुनाव हुए थे, चाहे इसके पहले उपचुनाव हुए, और मुख्य चुनाव के बाद कौन कौन से चुनाव हुए, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, तो इनके जो घटक दल थे वो भी इनके साथ नहीं दिखाई दिए, शिवपाल जी भी इनके साथ नहीं दिखाई दिए, और राजभर जी भी इनके साथ नहीं दिखाई दिए। इसी तरीके से आप देखिए, जो एमएलसी के चुनाव हुए, एमएलसी के चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाया पूरे उत्तर प्रदेश में। तो ये क्या हार से पहले की बौखलाहट समाजवादी पार्टी की है? हार के बाद क्या कारण यहाँ पर सामने रखने हैं? वो पहले ही एक तरीके से यहाँ पर उसका परसेप्शन सेट किया जा रहा है इसके जरिए कि चुनाव आयोग से बार बार ये मांग कर रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव करवाइए, क्योंकि उनको उनकी हार बिल्कुल तय है, तो जनता को कहीं ना कहीं ये भ्रमित करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं अपने वोटरों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप लोगों ने वोट तो दिया, लेकिन कहीं ना कहीं ये मशीन खराब हो गई, कहीं पे हमारे वोटर को वोट नहीं डालने दिया गया। इस तरीके का भ्रम फैला करके अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को और अपनी हार को छुपाने के लिए समाजवादी पार्टी पहले से इस तरीके का माहौल बना रही। ठीक है, समाजवादी पार्टी पहले से ही माहौल बना रही है। ठीक है, हमारे साथ जल्दी सपा प्रवक्ता मनोज यादव भी जुड़ेंगे। समाजवादी पार्टी ने ऐसा ही माहौल बनाया कि जैसे लगता है कि सारी ईवीएम मशीनें हैक हो गई। लेकिन जब यही 2017 का चुनाव जब 2012 का चुनाव जब यही समाजवादी पार्टी जीतती है, तब नहीं कहती है कि अब ये मशीन हैक करके चुनाव जीते हैं, लेकिन जब हार जाती है तब ये मशीनें हैक हो जाती हैं, तब तक चुनाव आयोग भी गड़बड़ी करता है, तब तक कहीं ना कहीं कुछ घोटाला हो जाता है, कुछ गड़बड़ियां हो जाती है। लेकिन जब समाजवादी पार्टी चुनाव जीतती है तब नहीं कहती कि अब चुनाव ठीक है, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को पहले ही हार का डर सता रहा है। ठीक है, अरविंद जयतिलक जी आपके पास आना चाहूंगी। ठीक है, केसी जैन जी रुकिए, हमारे साथ और भी मेहमान है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। अरविंद जयतिलक जी आपके पास भी आना चाहूंगी। जिस एक छोटी सी प्रतिक्रिया तो पहले इसी पर, एक और वोटिंग हो रही है, दूसरी ओर समाजवादी पार्टी एक के बाद एक इस तरीके के ट्वीट कर रही है कि वोटर्स को भगा दिया जा रहा है, एजेंटों को भगा दिया जा रहा है, फिर इस बूथ पर कैप्चर कर लिया गया, इस तरीके के कई आरोप लगाए हैं। यहाँ तक कि जो प्रत्याशी है उनके भतीजे भी जो है वोट नहीं डालने दे रहे हैं, उन पर भी दुर्व्यवहार के आरोप वोटर्स के साथ लगाए जा रहे हैं। तो इन सब को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, निष्पक्ष चुनाव कराना चुनाव आयोग की एक संवैधानिक जिम्मेदारी है, और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग बखूबी इसे अंजाम भी दे रहा है। लेकिन हाँ, लोकतंत्र में जो विपक्ष होता है स्वाभाविक रूप से उसकी थोड़ी नजर सतर्क रहती है कि सत्ता पक्ष कहीं जो है अपने रसूख का, अपने शासन का, अपने प्रशासन का इस्तेमाल करके चुनाव को प्रभावित न करे। तो कहीं ना कहीं जो है समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि इस उपचुनाव में जो सत्ताधारी दल है वो मनमानी कर रहा है, उसके लोग जो है बूथों तक पहुंच जा रहे हैं, या उसकी अपनी धारणा है, या हो सकता है कि इसमें रंच मात्र सच्चाई भी हो। वैसे भी जिसकी पार्टी रहती है अमूमन जो है उसकी धाक जमी रहती है, और कहीं ना कहीं न चाहते हुए भी वो जो शासन प्रशासन है उसके प्रभाव में आ जाता है। मैं यह नहीं कहता हूँ कि भाजपा की ऐसी मंशा होगी, लेकिन अमूमन जो है ऐसा देखा जाता है। हाँ, दूसरी बात यह कि कई बार ऐसा समाजवादी पार्टी के द्वारा आरोप चुनाव आयोग पर लगाया जा चुका है। अभी आपने देखा कि चुनाव आयोग जो है अखिलेश जी को एक नोटिस भी जारी किया है। उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि तमाम हमारे लोगों का जो है नाम हटा दिया गया था वोटर लिस्ट से। तो बाकायदे उसने जो है कहा है
कि आप जो है उन लोगों के नाम हमें बताइए जिनका नाम जो है चुनाव आयोग के जो ठीक है, कमीशन से लगातार हटाया जिस गया तरीके है। से आरोप लग रहे थे, अब चुनाव आयोग जी। ने भी सोचा कि ठीक है, लगातार हमारी छवि खराब की जा रही है, तो सबूत दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे, इसलिए नोटिस थमा दिया। आप सबूत के लिए बोला गया है। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर सपा प्रवक्ता मनोज यादव भी जुड़ गए हैं। मनोज यादव जी, नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी की हार से पहले की बौखलाहट है और अभी से ये ठीकरा ईवीएम बीजेपी पर फोड़ा जा रहा है कि वो वोट नहीं डालने दे रहे हैं, वोटर्स को भगा रहे हैं, एजेंटों को भगा रहे हैं। देखिए, कहते हैं ना कि जिसके यहाँ चोरी होती है वो चिल्लाता है, वो शोर मचाता है और वो कहता है कि ये चीज हो रही है। और इसके उदाहरण भी है, जिस तरीके से उपचुनाव आजमगढ़ का, लोकसभा का और रामपुर का हुआ, और जिस तरीके से बात को रिपोर्ट आई, क्योंकि चुनाव वाले दिन आप कितनी शिकायतें कर सकते हो, उसके सरकार और चुनाव आयोग कितनी कार्रवाइयां कर सकता है, ये सभी को पता है। लेकिन जिस तरीके से तमाम सारी चीजें हुई कि वोटरों को कहां से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, कहां लंबी लाइनों को हटाया जा सकता है, ये सारे काम बीजेपी ने किए हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त है इस चीज को लेकर कि हमें अपने वोटरों को बचाना है, और ये मुझे नहीं लगता है कि आरोप की राजनीति है। अगर बीजेपी को बिल्कुल किसी तरीके का कोई डर भय नहीं है, भाई चुनाव आयोग तो निष्पक्ष है ना, बीजेपी भी यही मानती है, लेकिन बीजेपी किसी चीज की शिकायत नहीं करती। आज सुबह से लेके 4 साढ़े 4 बज गए प्रीति जी, एक ट्वीट बीजेपी की तरफ से नहीं आया किसी भी बात को चुनाव आयोग को लेकर, क्योंकि बीजेपी श्योर है, बीजेपी को कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है कि उनका ये वोट चला जाएगा या उनका ये वोट डालने में लिए उनके लिए एजेंसियां काम कर रही हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी विपक्ष में, और विपक्ष में रहते हुए ये हमारी सबसे बड़ी संवैधानिक दायित्व भी, हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम चुनाव को इन्फ्लुएंस में न होने दें, निष्पक्ष रूप से चुनाव हो। तो निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने के लिए समाजवादी पार्टी लगातार सुबह से चुनाव आयोग से, लेकिन ट्वीट तो कर रहे हैं, लेकिन सबूत भी है क्या मनोज जी? सबूत भी है, क्योंकि अभी चुनाव आयोग ने अखिलेश जी से सबूत मांगे हैं क्या? वो दूसरी घटना पे, मैं आज के चुनाव पे नहीं तो अब इसको लेकर भी तो सबूत देने होंगे ना। सुन लीजिए, बड़ी बात कर रहा हूँ। आज सुबह बीजेपी के विधायक रोमी साहनी की गाड़ी में पूरा बंडल मिला है, पूरा बंडल दिखा है, उन्होंने गाड़ी में रखा है, जो लिफाफे होते हैं जिसमें हम पैसा पैक करके देते हैं। तो जब उनसे पूछा गया कि इतने लिफाफे, पत्रकार ने पूछा किस बात के हैं, तो उन्होंने कहा ये शादी में निमंत्रण देने के लिए। एक दो नहीं, पूरा बंडल लिफाफा गाड़ी में आगे चेयर के पीछे जो होता है उसमें घुसे हुए रखे। अगर गाड़ी में चेक करते तो पता नहीं कितना पैसा रखा है। तो आज के दिन भी वो पैसा रोमी जी बांटते हुए नजर आ रहा है। अब ये बताइए, ये वीडियो समाजवादी पार्टी ने नहीं बनाया, ये वीडियो पत्रकार ने बनाया, सवाल पत्रकार ने पूछा, तो क्या हमारा इतना भी दायित्व नहीं कि हम चुनाव आयोग से इसकी शिकायत कर सके? अरे हम शिकायत ही तो कर रहे हैं, उनके तो फूफा लगते हैं ना चुनाव आयोग वाले, बीजेपी वालों के, वो तो वैसे भी कुछ नहीं करेंगे। लेकिन इतना तो हमारा नैतिकता के आधार पे, एक हम निष्पक्षता के आधार पे और संविधान को मानने वाले हैं, उसके आधार पे हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम शिकायत करें। अब इनके फूफा जी इनके लिए क्या करेंगे, हमारे लिए क्या करेंगे, ये तो अब शाम तक आपको पता ही चल जाएगा कितनी कार्रवाइयां हुई हैं और कितना क्या हुआ। हमने पिछली शिकायत जो आदरणीय राष्ट्रीय जी ने की, वो इस बात की थी कि वोट काटेंगे, हमारे पास सबूत है, हम विद एफिडेविट देंगे 10 तारीख से पहले, विद एफिडेविट। लेकिन मेरी एक मांग है कि विद एफिडेविट जिनके नाम काटे गए हैं, इसके बाद क्या चुनाव हराएंगे? या जहां हम 140 से हार गए, जहां हम 250 से हार गए, नहीं तो उस पर अब तक क्यों चुप थी समाजवादी पार्टी? जीता मानेंगे? उस पर फिर अब तक क्यों चुप थी समाजवादी पार्टी? इतना समय क्यों इंतजार किया? भाई चुनाव आयोग से तो हम प्रतिदिन शिकायत करते हैं, उस चुनाव में भी शिकायत कर रहे थे, इस चुनाव में भी शिकायत कर रहे हैं। चुनाव आयोग क्योंकि फूफा जी हैं बीजेपी के, हम देखिए नया शब्द लेके आए, फूफा जी हैं। तो मनोज जी, अब जब सबूत मांगे गए हैं तो अब जुटाने की क्या जरूरत पड़ रही है? एक मिनट सुन लीजिए प्रीति जी, बड़ी बात कह रहा हूँ। आखिर वहाँ पे यादव जो जाति के सीओ थे, एसडीएम थे और थाना इंचार्ज थे, दरोगा थे, उन सबको छुट्टी पे चुनाव में भेज दिया। हमारे राजनीतिक विश्लेषक अरविंद जयतिलक जी बैठे, बताइए चुनाव में किसको छुट्टी मिल जाती है? विपरीत परिस्थितियों में भी छुट्टी नहीं मिली है। लोग कोरोना काल में कोरोना पॉजिटिव हो गए, उसके बावजूद चुनाव ड्यूटी करने गए हैं, रिपोर्ट नहीं वो समय से जमा कर पाए, चुनाव आयोग ने उनको छुट्टियां नहीं दी, और आप एक पूरे महीने यादवों को छुट्टी में भेज देते हैं। ये गजब का चुनाव है। फूफा जी की तो
बड़ी मतलब जिम्मेदारियों का पूरा निर्वहन ही बेहतर तरीके से भोपा जी कर रहे हैं। इस तरह तो चुनाव आयोग जी नहीं चलेगा और ये शिकायतें एक एक करके जमा हो रही हैं और समय आने पे सुप्रीम कोर्ट तक हम जाएंगे और माननीय सुप्रीम कोर्ट से इस बात की वहां पे जाके हम प्रेयर करेंगे कि ये चुनाव आयोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। हारे जीते वो अलग बात है, लेकिन सिस्टम बेहतर होना चाहिए प्रीति जी। ठीक है, यहाँ पर वापस लौटूंगी मेहमानों के पास। फिलहाल यहाँ पर रुकना पड़ रहा है एक छोटे से ब्रेक के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। दिखाएं फैसले जो बदलाव लाएं, सरकार जिसका जनहित पर हो फोकस, सिस्टम शाम 7 बजे सिर्फ खबर फास्ट पर। हम सिस्टम को करेंगे अलर्ट, करेंगे सूचित, दिखाएंगे वही जो होगा सटीक, होगा उचित। देखिए जनहित सोमवार से शुक्रवार शाम 5:55 पर खबर फास्ट पर। न हल्ला न बवाल। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर सिस्टम को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक बार फिर से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, रुक करते हैं मेहमानों का। अरविंद जय तिलच्ची, आपके पास आना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी कि यहाँ पर इस बार जो है चुनावी मैदान में बसपा और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, तो ऐसे में इन दोनों दलों का ना होना किस पार्टी के लिए फायदेमंद दिखाई दे रहा है? क्या यहाँ पर बसपा कांग्रेस का ना होना बीजेपी के लिए फायदेमंद है या समाजवादी पार्टी के लिए? और इस सीट पर MY फैक्टर भी काम करता हुआ दिख रहा है, तो क्या इसका बीजेपी पर असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा। देखिए, दो ध्रुवी मुकाबला है, सीधे तौर पे आमने सामने की टक्कर है और 2012 में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार यहाँ पे चुनाव जीत चुके हैं, तो निसंदेह जो है उनका भी अपना एक जनाधार है, लोगों के बीच अपनी एक लोकप्रियता है। दूसरी तरफ एक सहानुभूति जो अमन गिरी है, उनके पिताजी का आकस्मिक निधन हुआ है, तो भारतीय राजनीति में सहानुभूति चलती है और उसके कंधे पर सवार हो करके लोग बड़े बड़े चुनाव जीत जाते हैं, तो वो भी अपनी एक वस्तु स्थिति है। रही बात बसपा की और कांग्रेस की अनुपस्थिति की, तो उनकी अपनी राजनीतिक मजबूरियां हैं, क्योंकि 2024 से पहले वो नहीं चाहते थे कि कुछ समाज में इस तरह की धारणा बने कि उनकी जो स्थिति है जमीन पर बहुत सिकुड़ी हुई है। आपने देखा भी कि 17 के चुनाव 22 के चुनाव में वो 10% और 1% के आसपास जो है बसपा और जो है कांग्रेस है,
तो निसंदेह जो उनके जो अपने जो करीब 30-32 हजार वोट हैं, जो कि कांग्रेस का और बसपा का अगर 22 के इलेक्शन में आपने देखे तो वो है। अब ये सवाल उठता है कि वो किधर शिफ्ट होंगे, यह कहना बड़ा मुश्किल है, इसलिए कि जब भी चुनाव होते हैं तो अमूमन जो है अगर कोई पार्टी जब अपना उम्मीदवार नहीं उतारती है तो कोई एक जगह पे उसका शिफ्ट होना तय नहीं माना जाता है, क्योंकि उसमें बिखराव होता है। और चूंकि स्थानीय स्तर पे चुनाव होते हैं, स्थानीय स्तर पे उम्मीदवारों की अपनी लोकप्रियता और स्वीकार्यता होती है, तो स्वाभाविक रूप से वह जो वोट बटेगा, और मेरा मानना है कि वो दोनों दलों में, सपा में और भाजपा दोनों में बटेगा। अब रही बात कि उसमें ज्यादा फायदा किसको मिलेगा, तो चूंकि 2022 में करीब 10-11% का जीत का अंतर रहा है, तो इसको पाटना समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन उसके लिए अच्छी बात यह है कि चूंकि आमने सामने की टक्कर है, यानी जो भाजपा से नाराज होगा उसके पास सिर्फ विकल्प जो है सपा ही रहेगी, तो इसका फायदा उसे जरूर मिलेगा। जी ठीक है। केसी जैन जी, जिस तरीके से अरविंद जयतिलक जी कह रहे हैं कि बसपा कांग्रेस तो मैदान में नहीं है, तो उनके वोटर भी कहीं ना कहीं आप में भी बटेंगे और समाजवादी पार्टी की तरफ भी जाएंगे, लेकिन MY फैक्टर हमेशा समाजवादी पार्टी का रहा है, तो क्या इससे नुकसान पहुंच सकता है बीजेपी को, या पिछले चुनावों को देखा जाए तो अब ये फैक्टर भी आपके साथ चलने लगा है? देखिए, कोई भी जाति और वर्ग का ठेकेदार नहीं हो सकता है। कोई पार्टी किसी भी जाति धर्म की ठेकेदार नहीं हो सकती। जो पार्टी जनता के लिए काम करेगी, जनता उसको सिलवाते बैठाएगी। और आप देखिए, यही हुआ उत्तर प्रदेश में। अगर लगभग 35 सालों के बाद, 35 सालों से ज्यादा सालों के बाद अगर कोई पार्टी रिपीट की है तो भारतीय जनता पार्टी ने रिपीट किया है। तो देखिए, जनता ने सराहा, जनता ने किस चीज को सराहा, जनता ने काम को सराहा। इसी तरीके से जहां पर भी जिस भी पार्टी की सरकार आई है और रिपीट की है, इसका मतलब वहां की पार्टी ने, वहां की सरकार ने वहां पे काम किया, इसलिए जनता ने उनको सराहा और जनता ने फिर से बैठाया उनको सत्ता में, फिर से लेकर के आई। जनता किस लिए लेके आई? इसी उम्मीद से लेकर के आई कि जिस प्रकार से उन्होंने पिछले 5 साल काम किया है, इसी प्रकार से आगे भी 5 साल तक काम करेंगे। तो देखिए, जो लोग ये कहते हैं कि नहीं ये वर्ग मेरा है, जाति मेरा है, देखिए जो जनमत होता है वो गोपनीय होता है। अभी समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे थे कि जहाँ पे हम 250 वोटों से हार गए वहाँ पे 500 में एफिडेविट दे देंगे। तो देखिए, ये कोई खुला चुनाव नहीं होता है। आप कैसे कह सकते हो सकता है उन 500 लोगों का नाम ना हो वोटर लिस्ट में, मैं नहीं कहता उनका नाम है, लेकिन वो वोट किसको देंगे आप कैसे तय कर सकते हैं? वो भाजपा को भी वोट दे सकते हैं, बीएसपी को भी दे सकते हैं, कांग्रेस को भी दे सकते हैं। ये आप कैसे तय कर सकते हैं कि वो वोटर किस पार्टी का वोटर था, ये आप कैसे तय कर सकते हैं? नहीं तय कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अभी इन्होंने स्वयं एक एग्जाम्पल दिया आजमगढ़ का और रामपुर का। तो देखिए, जो रामपुर और आजमगढ़ जो समाजवादी पार्टी की कभी गढ़ कहे जाते थे, वो चुनाव ही हार गए, उपचुनाव भी हार गए। और इसके पहले मेन चुनाव में भी चाहे इनके पास बदायूं सीट रहती हो, चाहे इनके वहाँ स्वयं इनकी पार्टी की डिम्पल जी रही हो, चाहे धर्मेंद्र यादव जी रहे हो, तो ये लोग अच्छा यादव जी रहे हो, ये लोग चुनाव क्यों हार गए इसके पहले? तो देखिए, पार्टी में कोई भी पार्टी कहीं से भी चुनाव हार सकती है, कहीं से चुनाव जीत भी सकती है। इसके पहले हम भी चुनाव हारे, उपचुनाव जब हुआ था इसके पहले लोकसभा का, तो चुनाव हम हारे थे और गोरखपुर जैसा चुनाव हम हार गए थे। तो ऐसा है कि ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि किसी पार्टी का कोई वर्ग, कोई जाति, कोई समूह, कोई बंधुआ मजदूर नहीं है। अगर आप काम करेंगे, ठीक है, तो एक तरीके से आप पुराने चुनावों को देखते हुए अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं केसी जैन जी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो अरविंद गिरी जी हैं, अरविंद गिरी जी के प्रति जनता का रुझान है और जिस प्रकार से उनके पिताजी वहां पर उनकी अंत्येष्टि हो गई, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद गिरी जी को टिकट दिया है। अरविंद गिरी जी वहां पे अच्छी बढ़त से और अच्छी वोटों से वहां का चुनाव जीतेंगे, गोला गोकर्णनाथ का। और जहां तक विनय तिवारी जी की बात है, इसके पहले का भी चुनाव हारे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने विश्वास किया, उनको फिर से उतारा है, लेकिन उनकी हार बिल्कुल निश्चित है। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी तमाम सारे आरोप पहले से, समाजवादी पार्टी लगातार तमाम सारे आरोप चुनाव आयोग पे भी और भारतीय जनता पार्टी पे लगा रही। हाँ, अभी आदरणीय ठीक है मनोज जी, वो तो अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी कहाँ स्टैंड करती है? ठीक है, किसी दोनों पार्टियों के वोटर बिल्कुल बटेंगे। ठीक है, वो कहीं ना कहीं जो रामपुर का जो रिजल्ट रहा,
रामपुर में बीएसपी का ठीक है, प्रत्याशी मनोज खड़ा यादव जी करना, बताइए, हम भारतीय समाजवादी जनता पार्टी के कहाँ लिए स्टैंड तो करती है और बहुत क्या काफी साबित सिंपैथी हुआ। फैक्टर भारी पड़ जाएगा समाजवादी पार्टी पर इस चुनाव में? देखिए, फैक्टर हर चुनाव में चलता है, कोई ना कोई फैक्टर हर चुनाव में होता है, लेकिन समाजवादी पार्टी गोला गोकर्णनाथ की सीट पे लगातार काफी समय तक काबिज रही है। 2012 से 17 के बीच में विनय तिवारी जी वहां के विधायक थे। उससे पूर्व में यही अरविंद गिरी जी समाजवादी पार्टी से 2 बार विधायक समाजवादी पार्टी के सिंबल पे रह चुके हैं। तो एक लंबे समय से समाजवादी पार्टी का वहाँ जो समीकरण कहना चाहें वो किसी जाति आधार पे या विकास के मुद्दों के आधार पे समाजवादी पार्टी के पक्ष में रहा है। अभी हम 2017 से 22 के बीच में आ रहे हैं और दोबारा से आ रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी वो पूरी कोशिश करेगी कि हमारा वो जो खोया हुआ जनाधार था वहां का वो मिले। और इस बार क्योंकि सहानुभूति की बात की जा रही है, मैं उसको डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर चला जाता है तो उस क्षेत्र की जनता को उसके प्रति लगाव रहता है, उसके कामों की तमाम सारी बातें रहती हैं। लेकिन इस तरह के तमाम सारे मुद्दे ये भी हैं कि समाजवादी पार्टी आदरणीय नेताजी को खोया है समाजवादी पार्टी ने, और नेताजी का पूरे प्रदेश और देश की राजनीति से सरोकार रहा है, वो 3 बार मुख्यमंत्री रहे, तो हर क्षेत्र की जनता से उनका लगाव रहा। सहानुभूति समाजवादी पार्टी के भी पक्ष में है। लेकिन इन सब के इतर एक बात है कि वहां के जो मेन मुद्दे हैं वो चाहे गन्ने का भुगतान हो, चाहे जो छोटा जानवरों की जो समस्या हो, जो चुनाव के समय समाजवादी पार्टी ने राइज किया था मुद्दा, उसको तुरंत वो गायब हो गए थे सारे जानवर, पता नहीं कहाँ भर दिए गए थे। और जैसे चुनाव खत्म हुआ प्रीति जी, वो फिर से जानवर किसानों की दिन और रात की ठीक है, आपने इन मुद्दों को उठाया, अब जनता तक ये मुद्दे पहुंचे या नहीं ये 6 तारीख को पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यहाँ पर आज उत्तर प्रदेश की एक विधानसभा सीट गोला गोकर्णनाथ पर उपचुनाव हो रहा है और 6 बजे तक वोटिंग होगी। लेकिन यहाँ पर दावा दोनों ही दलों का है कि हम यहाँ पर जीत दर्ज करें। इस बीच समाजवादी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं, लेकिन अब यहाँ पर जनता किसको सत्ता तक पहुंचाती है, किसकी जीत पर मोहर लगाती है, ये 6 नवंबर को पता चलेगा। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।